सर्दियों की बात है, मैं ननिहाल गई हुई थी। वहाँ पर मैं और मामा के बच्चे रोज मस्ती करते थे। मैं और मामा की बेटी एक ही उम्र के थे तो हमारी आपस में खूब पटती थी। एक दिन हम सभी ने मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया, लेकिन घर वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि सर्दी बहुत है, ऐसी सर्दी में कहाँ जाओगे, गर्मियों की छुट्टियों में आना, तब सभी मिलकर घूमने चलेंगे। मेरे मामा की लड़की रिया को अपने लिए कुछ सामान लाना था तो मैं और वो बाजार गए हुए थे। वहाँ से वापस लौटे तो मामी ने बताया कि अंजलि, तेरी मम्मी का फोन आया था, कोई जरूरी काम हो गया है जिसके चलते तुझे आज ही वापस जाना होगा। तेरे मामा जी तो घर पर है नहीं, वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, वो 2-3 दिन बाद ही आएंगे। इसलिए ऐसा कर कि रिया को तेरे साथ भेज देती हूँ और तेरा भाई वरुण इसे वापस छोड़ जाएगा। अंजलि ने मामी से पूछा कि मामी, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो मम्मी ने मुझे आज के आज ही बुला लिया? मामी बोली, बेटा मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, तू चली जा, वहाँ जाने पर पता चल जाएगा। अब अंजलि और रिया अपना बैग तैयार करने लगी और शाम 6 बजते ही वो रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। क्योंकि अंजलि को एजेंट से वापस जाना पड़ रहा था तो वो अपना रिजर्वेशन नहीं करवा पाई और उसे जनरल डब्बे में ही सफर करना था। वो स्टेशन पहुंच गए थे और कुछ ही देर में ट्रेन भी आ गई। दोनों के लिए जनरल डिब्बे का टिकट ले लिया, लेकिन ट्रेन में भीड़ इतनी थी कि वो जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाए। जिस पर रिया ने कहा कि अब क्या करें, तो अंजलि बोली, चलना तो पड़ेगा ही, अब कोई और ट्रेन भी नहीं। जिस पर रिया ने कहा कि अंजलि, ट्रेन में खड़े होकर चलने से अच्छा है कि हम स्लीपर बस से चल लेते हैं। दोनों अब बस स्टैंड पहुंच गई। वहां पर स्लीपर बस में सीट बुक कराने गई तो एजेंट ने कहा कि सीट तो सभी बुक है, आज कोई सीट नहीं है। अब दोनों पूरी तरह परेशान होने लगी। इधर अचानक से अंजलि को सर दर्द होने लगा। दोनों सोच रही थी कि यार अब कैसे जाएं। तभी उस एजेंट ने कहा कि देखो, स्लीपर सीट खाली तो नहीं थी, पर एक पैसेंजर शायद नहीं आएंगे तो उनकी सीट मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम बस में बैठ जाओ, वहीं पर तुम्हारा टिकट बना देंगे। ये सुनकर मानो दोनों को बड़ी राहत मिली। वो अपना सामान लेकर बस बैठ गई, लेकिन जैसे ही बस रवाना हुई तो वो पैसेंजर भी आ गया जिसकी वो सीट थी। वो एक 22-23 साल का फौजी था। उसने अंजलि से कहा कि यह सीट तो मेरी है। तो अंजलि ने कहा कि हमें तो उस एजेंट ने कहा था कि इस सीट वाली सवारी नहीं आएगी, तुम बैठ जाओ। तो फौजी बोला कि हाँ, मैंने ही कॉल करके कहा था कि मैं शायद लेट हो जाऊंगा, लेकिन मैं समय पर पहुंच गया। अब वो दोनों ही फिर से परेशान सी होकर नीचे उतरने लगी। तभी फौजी ने कहा, बस में तो और सीट भी नहीं है, फिर तुम दोनों कहाँ बैठोगी? वो दोनों चुप रही। जिस पर फौजी बोला कि एक काम करो, अभी तुम दोनों मेरी सीट पर आराम कर लो, फिर रात में थोड़ा आराम मैं भी कर लूंगा। उन दोनों ने फौजी को थैंक्स कहते हुए कुछ राहत की सांस ली। बस चल पड़ी। फौजी खड़े खड़े अपना सफर कर रहा था। अंजलि की उम्र करीब 20 साल थी और वो दिखने में बहुत होट लगती थी। उसका फिगर और बैक मानो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। रात के करीब 2 बज चुके थे। अब फौजी को खड़े खड़े नींद आनी शुरू हो गई थी। सर्दी भी बहुत थी तो उसे परेशानी हो रही थी। जिस पर फौजी ने रिया और अंजलि को जगाना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि यार वो भी परेशान होंगी। तभी अचानक से रिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो फौजी बेचारा परेशान हो रहा है। जिस पर रिया कहती है कि सर, हम दोनों खड़े हो जाते हैं, अब आप आराम कर लीजिए। जिस पर फौजी ने कहा कि सर्दी बहुत है, तुम खड़े खड़े परेशान हो जाओगी। सफर थोड़ा और बीता। कुछ देर बाद फिर रिया ने कहा कि सर, अब आप आराम कर लो, हम खड़े हो जाएंगे। रिया ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा तो देखा कि अंजलि कुछ गर्म हो रही थी, उसे बुखार जैसा हो रहा था। उसने फौजी से कहा कि सर माफ कीजिए, मेरी दोस्त को शायद बुखार आ गया है, उसे आराम करने दीजिए, लेकिन मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप कुछ देर आराम कर लीजिए। अब रात में ये सुनकर फौजी का मन एक बार हुआ कि वो खड़ा खड़ा ही यात्रा कर ले, लेकिन फिर सोचा कि यार ज्यादा थक जाऊंगा, कल से ड्यूटी भी जाना है। जिस पर फौजी ने कहा कि अगर मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ तो आपकी दोस्त को कोई परेशानी तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं, ऐसी कोई
कोई बात नहीं है। अब रिया स्लीपर सीट से बाहर आकर नीचे खड़ी हो गई और फौजी स्लीपर सीट के अंदर चला गया। कुछ देर फौजी बैठा रहा, तभी एक अन्य व्यक्ति ने रिया से कहा कि तुम खड़ी क्यों हो, तुम्हारी सीट नहीं क्या? तुम एक काम करो, यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाओ। रात का समय था, परेशानी से बचने के लिए रिया बैठ गई। सभी पैसेंजर अपना अपना कंबल ओढ़कर सो रहे थे। उस बैठे बैठे फौजी को भी अब नींद आने लगी थी, तो उसने सोचा कि अब मैं भी थोड़ा सा लेट जाता हूँ। वो दूसरी ओर करवट लेकर कंबल ओढ़कर सो गया। तभी थोड़ी देर बाद फौजी देखता है कि अंजलि करवट बदलती है और उसके ऊपर अपना पैर रख देती है। ये सब देख मानो फौजी की नींद अब गायब हो गई थी, क्योंकि एक जवान और सुंदर लड़की, वो भी रात में अगर किसी के साथ सोई हुई हो और वो अपना पैर उसके ऊपर रख दे तो किसी को भी वो सब होने लगता है जो एक जवान लड़का और लड़की के साथ होता है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी, फौजी के मन में कई ख्याल चल रहे थे। इतने में ही अंजलि उस फौजी को रिया समझकर उससे लिपटकर सो जाती है। अंजलि शायद कँपा रही थी, उसे शायद सर्दी लग रही थी। दूसरी ओर अंजलि का बदन उस फौजी के अंदर बेचैनी बढ़ाने लगा था। अंजलि जिस तरह से उससे लिपटकर सो रही थी, उसके ऊपर पैर रखकर सोई हुई थी, उसने फौजी की नींद और थकान दोनों को गायब कर दिया। फौजी के मन में बहुत कुछ चल रहा था, सोच रहा था कि कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि फौजी भी 22 साल का लड़का था और पास में उसके जवान लड़की हो और वो उसके ऊपर पैर रखकर सोई हो तो कोई भी बहक सकता है। और यही सब उस फौजी के साथ भी हुआ। उसने धीरे से करवट बदली और अपने कंबल से हाथ निकालकर अंजलि के कंबल में अपना हाथ घुसा दिया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने धीरे धीरे अपना अंजलि की छाती से टच कर दिया। अंजलि पूरी तरह जवान हो चुकी थी, उसकी छाती भी बड़ी हो रखी थी। अब फौजी ने उसकी छाती को सहलाना शुरू कर दिया। अंजलि ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि कई बार रात में सोते हुए रिया और वो एक दूजे के साथ ऐसा कर लेते थे। जब अंजलि ने इसका विरोध नहीं किया तो फौजी ने अब और जोर जोर से मसलना शुरू कर दिया। उसने अपना दूसरा हाथ अंजलि की जांघों पर रख दिया और वहां से भी उसे सहलाना शुरू कर दिया। अब अंजलि और फौजी दोनों एक ही कंबल में आ गए, लेकिन अभी तक भी अंजलि को ये पता नहीं चला कि उसके साथ ये सब रिया नहीं बल्कि फौजी कर रहा है। ये सब करते हुए फौजी पूरी तरह गर्म हो गया। उसने अपना वो बाहर निकालकर अंजलि के हाथ में दे दिया। उसे पकड़कर देखने के बाद अंजलि को बड़ा झटका लगा। अब उसे समझ में आ गया कि ये रिया नहीं कोई और है। फिर उसे याद आया कि कहीं ये वो फौजी तो नहीं है। अंजलि चुपचाप लगाए हुए थी, वो उसके हाथ पर रखा हुआ था और फौजी उसकी छाती को सहलाए जा रहा था। इससे पहले कि अंजलि इसका कुछ विरोध करती, फौजी ने अपना हाथ उसकी टांगों के बीच में रख दिया और उसे सहलाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही फौजी ने अपना हाथ वहां रखा तो अंजलि भी अपना आपा सा खोने लगी। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और वो अब फौजी को ये सब करने से रोक नहीं सकी। कुछ ही देर में फौजी ने उसका पाजामी को नीचे कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर आ गया। अंजलि उसे मना नहीं कर सकी, क्योंकि वो भी पूरी तरह गर्म हो चुकी थी, लेकिन उसे इसका अंदाजा भी नहीं था कि जो उसके साथ होने वाला है उसके बाद उसका क्या हाल होगा। जैसे ही फौजी ने डाला तो वो बुरी तरह दर्द से उछल गई। 5 मिनट तक वो फौजी बिल्कुल नहीं हिला। अब धीरे धीरे उसने हिलना शुरू किया। अंजलि उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन किसी को पता न चल जाए इसलिए वो चुप लगाए हुई थी। लेकिन अब दर्द कुछ कम होता जा रहा था। उसे लगा कि अब वो उस दर्द को सहन कर लेगी और जैसे ही उसने थोड़ा सा सहयोग किया तो फौजी ने एक बार फिर झटका मारा तो उसका मुंह फटा का फटा रह गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि जल्दी बाहर निकालो। उसने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, जिससे उसे कुछ आराम मिला। करीब 10 मिनट तक ये सब चलता रहा। तभी फौजी को लगा कहीं कोई जाग न जाए, इसलिए उसने ऊपर ऊपर ही झटके मारकर अपना पानी उसके ऊपर निकाल दिया। फिर उसके ऊपर से उठा और एक कपड़ा लेकर अंजलि को वहां से साफ किया और जूस की बोतल और एक टेबलेट दी, जिससे उसका दर्द कुछ कम हो सके। फौजी ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि
देखो गलती हम दोनों से हुई है, इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सारी बात बता सकूं, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, यह मेरा नंबर है, कोई बात हो तो कॉल कर देना। फौजी कुछ देर बाद बस से उतरकर चला गया। इधर अगले दिन भी जब रिया और अंजलि अपने घर नहीं पहुंचे तो अंजलि की मम्मी ने रिया की मम्मी को फोन करके पूछा कि वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंची हैं और उनका नंबर भी बंद आ रहा है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, आखिर वो दोनों लड़की कहाँ गायब हो गई जो वो अपने घर नहीं पहुंच सकी, यहाँ से आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।